This is my second video of bookkeeping and accountancy for SYGC students of Maharashtra as per revised syllabus from the academic year 2021. From this video, I'm going to start with the chapter 1 Introduction to Partnership and Partnership Final Account. स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SYGC के बच्चों तक ये पहुंच पाए। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसलिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ ताकि आपकी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यूएशन में रहे, उसमें कोई गैप ना आए, क्योंकि बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत ही रश हो जाएगा हर चीज़ों को लेकर। तो इसलिए आप अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, SYGC के बच्चों तक ऑल ओवर द महाराष्ट्र पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। ओके नाउ, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि आप बाल भारती वेबसाइट पे जाइए और आप जो ये बुक है हमारी वो डाउनलोड कीजिए, PDF फॉर्मेट में है। सो दिस इज़ द बुक बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th। हमने लास्ट लेक्चर में इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये इंडेक्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू सिलेबस क्या है। नाउ फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। नाउ बच्चों, लास्ट ईयर हम लोगों ने FYGC में जो पढ़ा दैट वाज द फाइनल अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और वो भी हमने दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े। एक है जो मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंडर प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जैसे कि प्राइमरी बुक्स बनाते हैं। प्राइमरी बुक्स यानी कि क्या है, जर्नल या तो सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद उसका पोस्टिंग होता है सेकेंडरी बुक यानी कि लेजर में। फिर लेजर में से वो ट्रांसफ़र होता है ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है उसका फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एट द एंड प्रॉपरली बन जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या किसी अकाउंटेंट को रख नहीं सकते हैं या उनको भी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे आसपास हम लोग देखें तो जो मिल्कमैन है, जो ग्रोसरी शॉप्स है, या फिर जो फ्रूट्स वाले वेजिटेबल्स वाले हैं, वो लोग ऐसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहे तो फिर वो कैसे बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दो चीज़ें हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं ना। आप FYGC में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सीख चुके हैं, जिसमें आप अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी थियोरेटिकली पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट लेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि अभी आपको थ्योरी पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। ओके सो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि हाउ द पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ या ओरिजिन हुआ या उसकी क्या नीड हुई। जैसे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल है, एक ही पर्सन है जो ओनर है, मैनेजर है और कंट्रोलर भी है, तो मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ कोर्स लिमिटेड हो जाएगी। फिर वो अकेला पर्सन है तो उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा, सो ही विल नॉट गो फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस मच मोर। तो उसका साइज ऑफ बिजनेस कैसा रहेगा, हमेशा लिमिटेड। ओके प्लस स्टेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि जब तक सोल ट्रेडर है तब तक सोल ट्रेडिंग कंसर्न रहेगा, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, राइट। और उसके बाद अगर एक पर्सन को मतलब जो मैनेज कर रहा है उसमें जितनी स्किल्स रहेगी वो उतनी ही आउटपुट दे पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बिजनेस को स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो सोल ट्रेडर अकेला एवरी टाइप ऑफ या अलग अलग टाइप का स्पेशलाइजेशन लेके नहीं आ सकता बिजनेस में। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, पार्टनरशिप फर्म की, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर फॉर रनिंग द बिजनेस, तो ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से होगा क्योंकि वर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, रिस्क एंड प्रॉफिट्स भी डिवाइड हो जाएगा। ओके सो ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स रहता है उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप। और इंडिविजुअल पर्सन को क्या बोला जाएगा, पार्टनर। ठीक है, तो यही हमें मीनिंग में बताया है। अभी ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उसको मैं रिपीट करूंगी और उस पर एम्फेसिस ज़्यादा दूंगी। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो रूटीन सी चीज़ें हैं वो हम लोग सिर्फ एक बार डिस्कस कर लेंगे, ओके, ताकि आपके लिए वो टॉपिक रिविजन हो जाए। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। वेरी वेरी सिंपल। ओके कि 2 और 2 से ज़्यादा लोग, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही, एक पर्सन अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस कैरी ऑन करते हैं तो उनका मेन इंटेंशन क्या होता है,
राइट, टू अर्न द प्रॉफिट, और लॉसेस जो है वो डिवाइड करेंगे, यानी profit is the main motive of any business organization, right? So what is the definition about the partnership firm? India, as per the Indian Partnership Act 1932, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गवर्निंग एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. As per section 4 defines the partnership as it is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. अगेन रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स है, उसी को पार्टनरशिप बोला जाता है, राइट. दे आर टुगेदर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. अब यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स बोला है, मीनिंग में क्लियर किया था कि शेयर प्रॉफिट और लॉसेस. तो यहाँ पे अगर क्लियर नहीं किया है डेफिनेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉसेस शेयर नहीं करेंगे. प्रॉफिट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जो नेगेटिव प्रॉफिट्स है उससे लॉस कहा जाएगा, और जो पॉजिटिव प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है. ओके, सो एंड the business which is carried on by all or any one of them acting for all, यानी every partner has a right to take active part in the management of the business. okay, तो सभी लोग भी काम कर सकते हैं, और वॉलंटरीली कुछ पार्टनर्स अपने राइट सरेंडर करते हैं, और कुछ पार्टनर्स को वो राइट्स देते हैं कि आप ही लोग संभालो, आप करो, तो फ्यू लोग भी उसे कैरिड ऑन कर सकते हैं. Now, according to Professor Handy, partnership is the relation existing between person competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain. Now, यहाँ पे क्या है, रिलेशन जो पार्टनर्स के बीच में है, और वो जो पर्सन है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब ही शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. अभी कौन कौन से लोग होते हैं जो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं, यानी जो पर्सन इंसॉल्वेंट है, ओके, ऑलरेडी अगर वो बैंक करप्ट है, उसका दिवालिया निकल चुका है, तो वो एंटर नहीं हो सकता है. अगर कोई डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, यानी कि अगर किसी पे ऑलरेडी कोई लीगल चार्जेस है, तो वो नहीं हो सकता है. और तीसरा पर्सन ल्यूनाटिक, यानी कि जिसका मेंटल इम्बैलेंस है या वो मेंटली डिसेबल्ड है, तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं. ओके, और यहाँ पे लॉफुल बिजनेस के लिए बोला है, तो ऑफकोर्स लॉफुल ही बिजनेस होना चाहिए, इलीगल कोई भी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. और लास्ट में बोला गया है कि मेन मोटिव क्या है, टू अर्न अ प्राइवेट गेन, दैट इज प्रॉफिट और अ लॉस. नाउ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे हमें जो डायग्राम में पॉइंट्स दिए हैं वही हमें नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं. Now first point is agreement. Now partnership is a result of an agreement between the partners. Okay, so agreement के बिना तो partnership start ही नहीं हो सकता है, उसका origin ही agreement है. Now यहाँ पे ये है कि according to Indian Partnership Act 1932, agreement could be written or a oral. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने highlight किया है, ये return भी हो सकता है और oral भी हो सकता है, इसके लिए कोई compulsion नहीं है. Okay, अगर लेकिन जो रिटर्न अग्रीमेंट है उसे ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, क्योंकि आगे जाके अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ आप कुछ भी ओरल जो कमिटमेंट्स हुए थे उसे आप कभी भी साबित नहीं कर पाओगे, वो आपका कोई एविडेंस नहीं है. तो एविडेंस के तौर पे क्या काम आएगा, रिटर्न अग्रीमेंट. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ रिटर्न अग्रीमेंट. ओके, तो जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. नाउ महाराष्ट्र में रिटर्न अग्रीमेंट इज कंपल्सरी. ओके, महाराष्ट्र में रिटर्न अग्रीमेंट कंपल्सरी है. नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम ऑफ कोर्स 2 पार्टनर्स हमें चाहिए, बिकॉज पार्टनरशिप का बेस ही वही है. एंड देन उसके बाद इस एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं. नाउ यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप यानी कि मेंबरशिप के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं गया था. ओके, पहले भी इंडियन कंपनीज जो एक्ट था यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें जो था वो प्रोविजन था कि 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग बिजनेस, ये मैक्सिमम नंबर डिफाइन किए गए थे. लेकिन अब उसमें 2013 में पहले चेंज हुआ, और 2013 में पहले मैक्सिमम 100 मेंबरशिप रखा गया था, लेकिन वापस वो 2014 में अमेंड होके अभी फाइनली maximum number of partners to be admitted in the partnership firm is 50. ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा. लास्ट ईयर की 12th स्टैंडर्ड की बुक रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ओल्ड इन्फॉर्मेशन होगी. आप ऑलरेडी FIJC में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप FIJC की OCM बुक से पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं. देन लॉफुल बिजनेस,
जैसे हमें डेफिनेशन में बोला था कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी टाइप की इलीगल एक्टिविटीज परमिट होती नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यानी कि सम सॉल्विंग के टाइम पे भी बहुत हेल्पफुल होगा। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज ऑब्वियसली इज टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। सोल ट्रेडिंग में कोई शेयर करने वाला नहीं था बिकॉज ही वॉज अ सिंगल ओनर। यहाँ पे पार्टनर्स है तो वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है, इफ द अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो, देन द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल। ओके, आपको उसे इक्वली शेयर करना है। वैसे ही आपको ये क्वेश्चन में भी चीजें ध्यान देनी है। आपको क्वेश्चन का हेडिंग या जो आपको लास्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है या एडजस्टमेंट्स जो है वो सारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ओके, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं पे भी ये रेशियो दिया हो सकता है। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशियो नहीं दिया है तो हमें एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। तो हमें ये अज्यूम करना है कि इक्वल रेशियो है। ओके, देन अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। ओके, और कैसा रहता है वो, जॉइंट एंड सेवरल, यानी कि सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। जब तक लास्ट पेनी उनकी स्पेंड नहीं हो जाती है तब तक उनको अगर कोई भी कर्जा बाकी है तो वो पे ऑफ करना है। यानी कि यहाँ पे बिजनेस एसेट्स और पर्सनल एसेट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर वन एंड द सेम। अगर एक्सेस हो जाता है लॉसेस तो आई मीन बिजनेस एसेट्स बेचने के बाद भी अगर कुछ लॉसेस बच जाते हैं तो उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी ये लॉसेस पे ऑफ करने पड़ेंगे। नाउ registration of partnership firm is compulsory in state of Maharashtra with effect from 1st April 2005. Okay, but according to Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is optional. ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इज कंपल्सरी, तो वो क्या आएगा, फॉल्स। पार्टनरशिप एक्ट कहता है रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये डिसीजन किस पे लिया गया है, स्टेट लेवल पे लिया गया है। तो महाराष्ट्र की स्टेट जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप अगर फर्म होनी चाहिए तो वो रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि अग्रीमेंट भी यहाँ पे कैसा होना चाहिए, रिटर्न कंपलसरीली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अदरवाइज ये कैसा हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ओके, नाउ जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, okay, but they cannot use the properties for the personal use because it's a business property. हर एक पार्टनर को इक्वल राइट्स भी है in managing the firm, so all partners are jointly responsible for the management of the firm. Okay, now principal and agent, this is also very important point. Each partner works in a dual aspects, यानी कि two fold capacities, as a principal and as a agent. Okay, now a partner is a principal for the outsider, यानी जितने भी अगर आउटसाइडर्स हैं उन सबके लिए सारे पार्टनर्स ही क्या है, प्रिंसिपल है, ओनर है, बॉस है। लेकिन जो पार्टनर जब एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो फॉर ईच अदर दे आर दी एजेंट। जब हम किसी को, फॉर एग्जाम्पल कि हमें हाउस खरीदना है या बेचना है तो हम किसको अप्रोच करते हैं, एजेंट, ताकि वो हमारे लिए वो बेनिफिट्स हमें दे, या हमें घर खरीदवा के दे या फिर हमारा घर बेच के दे। ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम सभी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ए अच्छा काम करेगा तो उसे बी सी को भी फायदा होगा, बी अच्छा काम करेगा तो ए और सी को भी अच्छा फायदा होगा। सो लाइक दैट दे आर एजेंट फॉर ईच अदर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन। ना ये जो पॉइंट है इस पे हम पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्यों पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, कैसे होती है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दिया गया है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व भी हो सकता है थ्रू अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 days नोटिस। अब ये जो 14 दिन नोटिस वाला पॉइंट है ये कब आता है, जब ये पार्टनरशिप एट विल होता है। एट विल का मतलब होता है जब तक वो चाहे तब तक। तो यानी अगर उनमें से कोई भी पार्टनर नहीं चाहता कि अभी ये पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहे तो 14 days एडवांस नोटिस देगा, एंड आफ्टर द 14 days
कंपनी हैज़ टू डिसॉल्व कंपल्सरीली। तो ऐसे अलग अलग टाइप के भी डिसॉल्यूशंस होते हैं। अभी डिसॉल्यूशन में आगे क्या बताया है कि द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज और रिटायर्स। अगर किसी की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है, राइट, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, तो इसमें आपके सारे और पॉइंट्स क्लियर होंगे। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी है यहाँ पे। और एक आगे बोला गया है कि बिकम्स इंसॉल्वेंट और इनसेन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ओके, सो अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, ऐसे कितने डिफरेंट केसेस होते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, ये सब आपको अच्छे से डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक्सप्लेन किया गया है। इवन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म लॉस मेकिंग हो जाती है, वहाँ पे कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी वो लॉस मेकिंग है, तो इनिशियल स्टेज पे ही मतलब पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमको इसे डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो ऐसे भी वो डिसॉल्व हो सकती है। अब इंसेन मतलब क्या होता है? लुनाटिक, यानी कि अगर किसी का मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर वो लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं साइकोलॉजिकली, तो फिर भी उसमें उस केसेस में भी वो डिसॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद द व्यू ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, तो वहाँ पे मैंने एम्फेसिस ज़्यादा किया है। अदरवाइज जो थियोरी पार्ट्स है वो हम लोगों ने सिर्फ रिविजन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कॉमेंट्स में मैंशन कीजिए। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं पहले आपके डाउट सॉल्व करूँगी, फिर उसके बाद आगे का हम लोग स्टडी कंटिन्यू करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप डीड। अब जो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी को यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है। ओके, सो इट्स अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, यानी कि व्हाट इज अग्रीमेंट इज, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डिसाइड की है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे उन्होंने अग्री किया है, वो ही या तो रिटर्न फॉर्म में हो सकता है या फिर ओरल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जो रिटर्न फॉर्म में है उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आप आंसर इन वन सेंटेंस के लिए भी याद रखिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया और रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, तो आपका आंसर आएगा पार्टनरशिप डीड, या फिर उसे बोला जाएगा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। तो ये दो नाम है इसके, ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने तो कंपलसरी नहीं किया कि आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ, लेकिन जैसे हमने अग्रीमेंट के पॉइंट में डिस्कस किया कि फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाएंगे तो क्या करेंगे। अगर कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि आपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप की और आपने ओरल टर्म्स पे किया, लेकिन अगर वो बाद में टर्न हो गया, यानी कि वो अपने बात से फिर गया, तो आप क्या करोगे, उसे कैसे प्रूफ करोगे। सो इट्स बेटर कि अगर हमारे पास रिटर्न अग्रीमेंट है जो सारे पार्टनर्स ने ड्यूली साइन किया होगा, वो रजिस्टर्ड भी हुआ होगा, इसके लिए उसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, और इवन इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए हमेशा कि बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म अगर आप क्रिएट करते हो, सो ऑलवेज गो फॉर रिटर्न अग्रीमेंट। ये कंटेंट है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसे सिर्फ रीड कर सकते हो। मैं भी आपके सामने सिर्फ रीड कर रही हूँ। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, उसका बिजनेस मेन क्या है, उनका नेम एंड एड्रेस मेन ऑफिस का कहाँ पे है वो लिखा होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, वो कितने टाइम तक का पार्टनरशिप चलाना चाहते हैं। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, ratios in which profit and losses are to be shared, यानी कि profit sharing ratio, right, duties and liabilities of the partners, provision related to admission, retirement and death of each partner, rate of interest on capital, loan, drawings, etc., salaries, commission, etc., if payable to any partner, settlement of account on dissolution of the firm, method of settlement of disputes among the partner and any other matter relating to the conduct of the business, क्योंकि कोई कोई बिजनेस बहुत डिफरेंट होते हैं, ईच बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो अगर उनको कोई स्पेशल कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है तो वो भी वो मेंशन उसमें कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वैसे ही हम बार बार ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, रिटर्न होता है तो उसमें सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब मैनर में होती है, राइट। और ये जो अग्रीमेंट है वो पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ओके, और इसमें सभी पार्टनर्स के प्रॉपरली राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज लिखे गए हैं, तो कोई भी पार्टनर अपनी ड्यूटीज या लायबिलिटी से डिनाई नहीं कर सकता।
ठीक है। और डिस्प्यूट को भी अवॉइड करने के लिए अग्रीमेंट अगर रिटर्न फॉर्म में होता है तो इट इज मोर प्रेफरेबल। नाउ व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर जो हमें आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत हेल्प करेगा। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स में कि अगर हमारा जो यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो अग्रीमेंट है अगर वो साइलेंट है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल रेशियो में, राइट? तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ एज पर द प्रोविजन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दिया है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने को बोला है लेकिन ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है, ओके अगर डेट दिया है तो अच्छी बात है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डेट हम लोग जो काउंट करेंगे इंटरेस्ट, और अगर डेट नहीं दिया है तो इट हैज टू बी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, तो आपको 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है ऑलवेज, अगर डेट नहीं दिया है तो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी पार्टनर यहाँ पे कैपिटल नहीं लोन देता है, कैपिटल तो वो कंट्रीब्यूट कर चुका है, लेकिन अगर इन बिटवीन अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो पार्टनर बोलेगा कि मुझे एडिशनल कैपिटल नहीं देना है, मैं लोन के तौर पे दे सकता हूँ। तो अगर वो लोन देता है तो उसके सामने उसे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिफाइन किया गया है, 6% पर एनम इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी हमें उसे 6% पर एनम देना है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो अच्छी बात है, हम उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है और पार्टनर्स लोन दिया है तो उस पर हमें कैलकुलेट बाय डिफॉल्ट करना है 6% पर एनम। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ओके, अगर अग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो उस पर कोई हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते नहीं है, ये थियोरेटिकल बात हो गई। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट दैट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, तो वो हमें प्रोवाइड करना ही है। ओके, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, लेकिन थियोरेटिकली ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कंपल्सरी टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम या 10% पर एनम, ऐसा कोई भी परसेंटेज दिया तो वो स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी अगर नहीं मेंशन किया है तो हमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना नहीं है। ओके, देन सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। Now, as per the provision made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partners. यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो मना करता है कि आपको किसी भी पार्टनर को कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन या अलाउंसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन। लेकिन अगर उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजन की गई है तो पार्टनर्स को दिया जा सकता है। ठीक है, अगेन हमें क्वेश्चन में अगर दिया है तो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, देन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड। यानी कोई भी बाहरी पर्सन को अलाउ नहीं करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एडमिट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अदर पर्सन उसमें एडमिट नहीं किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी 100% कंसेंट होगा तो ही अलाउ कर सकते हैं। अगर एक भी पर्सन मना करेगा तो एडमिशन ऑफ पार्टनर पॉसिबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आज का ये लेक्चर कवर किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो आगे का सिलेबस है वो कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा SYGC के बच्चों तक शेयर कीजिए। ओके, आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पहले डाउट सॉल्व करूं और फिर उसके बाद आपका आगे का मैं स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अगेन मैं बताना चाहूँगी ये फ्री चैनल है, आपके सिर्फ स्टडीज़ के लिए ये बनाया गया है। थैंक यू सो मच। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।